RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। परमाणु संरचना चैप्टर के हमने आपको पहले 10 न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बुक के आपके सामने सोल्व करके प्रस्तुत कर दिए हैं। अब आज की वीडियो में हम आपके सामने 10 से आगे के क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर अगर 11 को लेकर चलें तो उसमें दिया गया है 25 वाट का एक बल्ब 0.57 माइक्रोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले पीले रंग का एक वर्णीय प्रकाश उत्पन्न करता है। प्रति सेकंड क्वांटा के उत्सर्जन की दर ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन के अनुसार जो कुल ऊर्जा दी गई है, कुल ऊर्जा उसको हम ई लेकर चल सकते हैं, तो वो दी हुई है आपको 25 वाट। वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकंड के इक्वल, तो यहाँ पर हम इसको 25 जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद एक तरंग दैर्ध्य दी हुई है लैम्डा, जिसका मान 0.57 माइक्रोमीटर के इक्वल दिया हुआ है। 1 माइक्रो होता है आपका 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर। तो इस प्रकार से हमने इस लैम्डा को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रति सेकंड उत्पन्न क्वांटा यानी 1 सेकंड में उत्पन्न फोटोन की संख्या आपको ज्ञात करनी है। फोटोन की संख्या, इसको हमें अगर n से रिप्रेजेंट करें, ये हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए, एक फोटोन की ऊर्जा अगर देखा जाए तो उसका सूत्र था फोटोन की ऊर्जा E होता है आपका hc/λ, एक फोटोन की। लेकिन अगर यहाँ पर हम इसी अनुसार कुल ऊर्जा की वैल्यू निकालें या n फोटोन की ऊर्जा को लेकर चलें तो वो E आ जाएगा n × hc/λ। अब जैसे ही हम यहाँ पर इन सब की वैल्यू रखेंगे, E की वैल्यू हमारी थी 25 जूल प्रति सेकंड, तो T = 1 सेकंड आ गया, तो यहाँ पर हम 25 लेकर चल सकते हैं। n का मान हमें ज्ञात करना है। h का मान 6.6 × 10⁻⁻34, c का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्या थी? 0.57 × 10⁻⁻�6। अब यहाँ से जब हम n को ज्ञात करते हैं तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 × 0.57 × 10⁻⁻�6 और अपॉन में आ जाएगा 6.6 × 3 × 10⁻, ये हो जाएगा -26। 34 में से 8 घटा दिया डायरेक्ट। तो यहाँ पर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, वो कैलकुलेट करके आप लोग देख लेना। मैं यहाँ पर केवल आंसर लिख रहा हूँ, 7.17 × 10⁻19 फोटोन आपके आ जाएंगे। यहाँ पर कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये फोटोनों की संख्या है। तो इस प्रकार हमने अपना ये 11वां क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 में किसी धातु की सतह पर 6800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाले विकिरण डालने से शून्य वेग वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। धातु की देहली आवृत्ति यानी न्यू नोट और कार्यफलन यानी डब्ल्यू नोट ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है कि यदि हम किसी धातु की सतह पर लैम्डा = 6800 एंगस्ट्रॉम का कोई प्रकाश डालते हैं, विकिरण डालते हैं, तो शून्य वेग यानी v = 0 शून्य वेग वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। धातु की देहली आवृत्ति को हम न्यू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यू आवृत्ति याद करनी है और उसका कार्यफलन को हम w से प्रदर्शित कर देते हैं। देखिए, जो आपको एक इक्वेशन दी गई थी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की, वो थी 1/2 mv², यानी जो कुल गतिज ऊर्जा होती है वो आपतित प्रकाश की ऊर्जा में से कार्यफलन को घटाने पर प्राप्त होती है। अब यहाँ अगर हम देखें कि v का मान, जो हमारा गतिज ऊर्जा है, उसका मान हमारा 0 है, वेग का मान, तो गतिज ऊर्जा भी 0 हो जाएगी। तो इस आधार पर कह सकते हैं हम E = W के आ जाएगा। E ऊर्जा ही हमारा कार्यफलन के बराबर होगी। ऊर्जा का सूत्र या कार्यफलन का सूत्र होता है हमारा h न्यू के इक्वल। कार्यफलन ले देंगे तो न्यू नोट लगा देंगे कार्यफलन के लिए, क्योंकि दोनों बराबर हैं इसलिए हमने यहाँ पर h न्यू नोट ही लगा दिया। और इसके लिए अगर लेकर चलें तो ये hc/λ नोट के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा नोट आपको यहाँ पर दिया हुआ है 6800 एंगस्ट्रॉम। तो सीधे रूप में हम एक सूत्र लगा सकते हैं कि न्यू नोट = हमारा हो जाएगा c/λ नोट के इक्वल। तो ये हमें न्यू नोट यानी जो देहली आवृत्ति है वो भी ज्ञात करनी है
तो यहाँ वैल्यू रखिए, सी की वैल्यू होती है 3 गुणा 10 की घात 8 अपॉन, ये आपका 6800 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, ये मीटर प्रति सेकंड में है। तो पहले इस 6800 को 10 की घात माइनस 10, जो एंगस्ट्रॉम होता है वो 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। तो पहले ये मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू रख के इसको हम गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही हम इस वैल्यू को गुणा भाग करते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4.412 गुणा 10 की घात 14 प्रति सेकंड, या इतने हर्ट्ज के इक्वल ये वैल्यू न्यू नोट की आ जाएगी। अब जैसे ही हमें न्यू नोट की वैल्यू पता चल गई, अब हम इस वैल्यू को उठा के यहाँ एच न्यू नोट में रख सकते हैं, जिससे हमारा कार्य फलन आ जाएगा। तो एच की वैल्यू होती है आपकी 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34, इसके साथ गुणा कर दीजिए आप 4.412 गुणा 10 की घात 14 की। तो जैसे ही इनकी गुणा करेंगे, देखिए यहाँ तो घात 20 हो ही जाएगी डायरेक्ट, लेकिन अब यहाँ ये वैल्यू भी है, तो इन सब को लेने पर ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.923 गुणा 10 की घात माइनस 19, और मात्रक क्या होगा? जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है। तो इसको हम लगभग 3 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से न्यू नोट निकालिए और वो वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, या आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर एच सी अपॉन लैम्डा नोट की वैल्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि वही बात आएगी। एच की वैल्यू तो 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34, सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8, लैम्डा नोट का 6800 गुणा 10 की घात माइनस 10, किसी भी प्रकार से कीजिए आंसर आपका यही आएगा। तो चलिए अब ये 12वां क्वेश्चन हो गया, इसके बाद हम लेकर चलते हैं आपका 13वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में जब हाइड्रोजन परमाणु के n बराबर 4 ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाता है तो किस तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित होगा, इसकी गणना करनी है। देखिए 13वें क्वेश्चन में जो आपको वैल्यू दी गई है उसमें कहा है कि इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 में जाता है, n बराबर 4 से n बराबर 2 में। इसको अगर हम देखें तो अगर 4 कक्षाएं बनाएं तो ये n बराबर 1, 2, 3 और 4, तो इलेक्ट्रॉन चौथी से आपका दूसरी में आता है, या तो वो चौथी से डायरेक्ट दूसरी में आएगा, या पहले चौथी से तीसरे में आएगा और तीसरी से फिर दूसरी में। इस प्रकार से तो उसका संक्रमण हो सकता है कि वो किस कक्षा से किस कक्षा में आता है। जब हमने आपको थ्योरी बताई थी तब हमने एक बात और बताई थी, आपको 5 प्रकार के संक्रमण बताए थे, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड वाले। तो यहाँ पर चूंकि ये दूसरी कक्षा में आता है तो ये आपका बामर संकरण को प्रदर्शित करेगा, बामर श्रेणी की संरचनाएं बनाएगा। अब यहाँ पर इसने पूछा है कि ये किस तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित करेगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में तो वो ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, ऊर्जा का मतलब वो आपका तरंगदैर्ध्य से ही होगा। अब यहाँ पर 2 सूत्र हमने आपको बताए हैं किसी भी कक्षा के लिए। एक तो E इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। इसी फॉर्मूले को अगर हम जूल के रूप में लेकर चलें तो ये आ जाता है -2.178 गुणा 10 की घात -18 बटे n स्क्वायर। ये आपका जूल के रूप में आ जाता है, जूल प्रति एटम के रूप में। अब यहाँ तरंगदैर्ध्य को हम जो रखेंगे वैल्यू, इसमें आपके इस सूत्र के लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो लैम्डा की वैल्यू देखिए 2 रूप में आ सकती है, एक तो आएगी आपकी एंगस्ट्रॉम के रूप में, एक आ सकती है आपकी मीटर के रूप में। तो जब हम एंगस्ट्रॉम के रूप में निकालते हैं तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को ले लेंगे, और अगर मीटर के रूप में निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले को ले लेंगे। वैसे जनरल ये फॉर्मूला आपका होता है, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 गुणा 10 की घात -19 की अगर गुणा कर देंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 2.178 गुणा 10 की घात -18 के बराबर। तो अब इसमें हमें इलेक्ट्रॉन को चौथी कक्षा से दूसरी कक्षा में लाना है, तो इसकी ऊर्जाएं निकाल लेते हैं पहले। तो कक्षा या दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इसके रेस्पेक्ट में E2 निकालेंगे हम दूसरी कक्षा में, तो ये हो जाएगा -2.178 गुणा 10 की घात -18 बटे n की जगह हमने 2 रखा तो 2 दूनी 4, एक वैल्यू तो हमारी आ गई ये। इसी के साथ साथ अब हम अगली कक्षा में चौथी कक्षा में निकाल लेते हैं। चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E4 इक्वल टू हो जाएगा -2.178 गुणा 10 की घात -18 अपॉन चौथी कक्षा का स्क्वायर, 4 स्क्वायर कर लीजिए, 4 चौक 16 कर लीजिए। अब इलेक्ट्रॉन का जो संक्रमण है वो कौन सी कक्षा से किस में होता है,
चौथी कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है, इसलिए ऊर्जा परिवर्तन जो लिखेंगे हम डेल्टा ई, वो दूसरी यानी बाद वाली कक्षा में से पहले वाली कक्षा को घटा देंगे। अब यहाँ वैल्यू रखिए, देखिए E2 का मान आया था हमारा -2.178 गुना 10 की घात -18 अपोन 2 दूनी 4 ही कर लीजिए डायरेक्ट इसको। और E4 का वैल्यू आया था हमारा ये -2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें लिख देंगे हम 2.178 गुना 10 की घात -18 अपोन 4 चौक 16। अब यहाँ कॉमन आ गया हमारा माइनस का 2.178 गुना 10 की घात -18 और बाकी क्या बच गया, ये हमारा हो गया 1/4 ये वाला, और यहाँ माइनस आ जाएगा 1/16। माइनस हमने बाहर कॉमन ले दिया तो ये प्लस का और ये माइनस का। लघुत्तम आ गया हमारा यहाँ पर 16, तो 2.178 गुना 10 की घात -18 और लघुत्तम आ गया हमारा 16 और ऊपर आ जाएगा कितना 4 - 1 और ये माइनस आपका सेम टू सेम आ गया, यानी ये हो जाएगा आपका 3/16। अब ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका मान आ जाएगा 4.08 गुना 10 की घात -19 जूल। ये आपका ऊर्जा परिवर्तन आया है डेल्टा ई के बराबर। तो ऊर्जा परिवर्तन हमारा होता है, परंतु अगर हम देखें तो डेल्टा ई जो ऊर्जा परिवर्तन होता है वो होता है हमारा HC अपॉन लैम्डा के, और हमें निकालना क्या है लैम्डा, तो वो हो जाएगा HC अपॉन डेल्टा ई के बराबर। H की वैल्यू 6.6 गुना 10 की घात -34, C का मान 3 गुना 10 की घात 8 और अभी जो डेल्टा ई की वैल्यू आई है 4.08 गुना 10 की घात -19। इसको रख दीजिए, कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 4.87 गुना 10 की घात -7 मीटर के इक्वल ये वैल्यू आ जाएगी। कभी कभी अगर हमें डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में निकालना हो तो जो हमारा ये डेल्टा ई आता है वो फॉर्मूला होता है 1 2 3 4 5 बटे लैम्डा एंगस्ट्रॉम के। ये तो आपकी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा के रूप में, तो और इसी को लैम्डा इक्वल टू 1 2 3 4 5 अपॉन डेल्टा ई अगर लेकर चलेंगे तो ये एंगस्ट्रॉम में, ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। वैसे यहाँ पर 1 2 3 7 5 होता है, लेकिन याद करने के नज़रिए से इसको आसान कर लिया जाता है। ये दोनों फॉर्मूले डेल्टा ई के रूप में यूज कर सकते हैं। ये तभी यूज होंगे फॉर्मूले जब यहाँ पर ऊर्जा परिवर्तन दिया हुआ होगा और वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इससे लगभग उत्तर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। लगभग में एक्यूरेट आंसर जो निकालना होगा तो आपको इस प्रोसीजर से ही निकालना होगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में यदि इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 कक्षक में या कक्षा में उपस्थित हो तो हाइड्रोजन परमाणु के आयनन के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अपने उत्तर की तुलना हाइड्रोजन परमाणु के आयनन एंथैल्पी से कीजिए। अगर आयनन एंथैल्पी n बराबर 1 कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कहा गया है कि यदि हम n बराबर 5 से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली अगर बाहर निकाल दिया जाए तो ही आपका आयनन की प्रक्रिया होती है। तो n बराबर 5 के लिए हमारा जो आयनन का मान होगा, ऊर्जा का मान होगा, वो निकाल सकते हैं -2.178 गुना 10 की घात -18 बटे n² वाले फॉर्मूले से। ये 5वीं कक्षा में हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसके लिए वैल्यू निकाली जाती है। अब यहाँ देखिए, तो n बराबर 5 के लिए इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो E5 इक्वल टू -2.178 गुना 10 की घात -18 बटे 5 रखेंगे तो 5 पंजे 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर रख रहा हूँ, तो इसका गुना भाग अगर हम करते हैं तो वो हो जाएगा -8.712 गुना 10 की घात -20 जूल। ये सामान्यतः प्रति एटम के रूप में ली जाती है, प्रति परमाणु के रूप में ली जाती है। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वो अनंत में चला जाएगा, तो अनंत के लिए हम जो आपका n है उसका मान अनंत ले सकते हैं। तो E अनंत की वैल्यू कभी भी आप निकालेंगे तो माइनस जो आपकी ये 2.178 गुना 10 की घात -18 और अपोन अनंत का स्क्वायर रखेंगे, तो अनंत से किसी भी राशि को भाग दें तो उसकी वैल्यू सदैव क्या आएगी 0। इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या आयनन के लिए ऊर्जा की मात्रा जो डेल्टा E है वो बराबर हो जाएगा E5 माइनस E अनंत। अब एक बात देखिए, यहाँ पर आपको अनंत की वैल्यू निकालनी है, तो अनंत में से आप 5 घटा दीजिए
तब ये वैल्यू आपकी जैसे क्या आएगी, 0 में से जब इस 5 को हटाएंगे तो ये सीधे प्लस की आ जाएगी। तो 8.712 गुना 10 की घात -20 जूल। अब ये वैल्यू प्लस की आई है। प्लस का मतलब है कि इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इतनी ऊर्जा देनी होगी। अब इसी क्वेश्चन में एक बात और कही है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसके साथ तुलना करनी है। तो हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही कक्षा होती है, तो उसके लिए अगर हम लेकर चलें तो n का मान सदैव क्या होगा, 1, यानी E1 की वैल्यू हो जाएगी -2.178 गुना 10 की घात -18/1, यानी ये की यही वैल्यू आ जाएगी। जब हमें तुलना करनी है तो E5/E1 तुलना के लिए अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस, जो ये आपका है 2.178 गुना 10 की घात -18/25, तो इसकी वैल्यू आई थी, और अपोन में माइनस कर दिया 2.178 गुना 10 की घात -18/1, ये कर दिया। अब यहाँ पर जैसे देखेंगे तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 25 की गुणा इधर करने पर E1 हो जाएगा। तो इसके रूप में कह सकते हैं कि E1 इक्वल टू हो जाएगा 25E5। यानी क्या कहा जा सकता है कि जो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन एंथैल्पी है, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो इस 5वीं कक्षा में से निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसका 25 गुना होती है। इतनी अधिक ऊर्जा की इसमें आवश्यकता हो जाती है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां जो है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में जब हाइड्रोजन परमाणु में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन n बराबर 6 से मूल अवस्था में जाता है तो प्राप्त उत्सर्जित रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या होगी। यानी जो उत्सर्जन अवशोषण स्पेक्ट्रम आपको पढ़ाए गए थे उनसे संबंधित यहाँ पर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए 15वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि n बराबर 6, यानी छठी कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन है और वो मूल अवस्था में यानी पहली कक्षा में आता है, तो वो किस प्रकार से संक्रमण प्रदर्शित कर सकता है ये बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 15 में। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हमने कक्षाएं ले ली। ये आपका n इक्वल टू ले दिया हमने 1, ये n इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक बना दिया। चलो हमने यहाँ पे अब हमें कुल कक्षाएं देखनी है, कुल कितनी रेखाएं ये उत्पन्न करेगा संक्रमण में। तो छठी कक्षा में से देखिए वो क्या कर सकता है। एक तो वो छठी में से सीधा आपका पहली में आ सकता है, फिर छठी में से ही आपका वो दूसरी में आ सकता है, छठी में से आपका तीसरी में, छठी में से 4 में और 6 में से 5 में आ सकता है। अब यहाँ इस 5 के रेस्पेक्ट में तो यहाँ हमारी कितनी लाइनें हुई, 5 लाइन तो हमारी हो गई, यहाँ पर 5 संक्रमण हमारे हो गई हैं। अब उसके बाद 5वीं कक्षा में जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये 5वीं में से आपका पहली में आ सकता है, 5वीं में से आपका दूसरी में, 5 में से ही 3 में, 5 में से आपका 4 में आ सकता है। यहाँ कितनी रेखाएं होंगी हमारी, 4। अब उसके बाद इसी प्रकार से जैसे ही 4 तक आ चुका तो 4 में से भी 1 में आ सकता है, 4 में से 2 में आ सकते हैं, 4 में से 3 में आएगा। यहाँ पर हमारी होगी 3 रेखाएं। अब इस 3 में से देखिए, 3 में से वो डायरेक्ट 1 में आ सकते हैं, 3 में से 2 में आ सकता है, 2 रेखाएं हमारी यहाँ पर, और अंत में वो इस दूसरी कक्षा में से भी पहली कक्षा में आ सकता है। 1 रेखा हमारी यहाँ पर हो गई। तो इसने कहा था कुल उत्सर्जित रेखाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। 5 और 4 9 और 3 12, 13 14 और 1 15, यानी कुल जो रेखाएं हैं हमारी वो संक्रमण रेखाएं कितनी हुई, 15 रेखाएं हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर की 15 संख्या निकाल सकते हैं। इसके लिए वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको n इंटू n माइनस 1/2 के रूप में भी आपको ये संख्या बताई हुई है। जैसे यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा, 6 गुना 5 और बटे 2 तिया 6 और 3 पंजे 15। हम इस डायरेक्ट सूत्र से भी इनकी संख्या को निकाल सकते हैं। तो आप इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को करके देखना। तो आज की वीडियो में हमने अभी तक आपके 15 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया है एनसीईआरटी बुक के। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।